गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वाली क्लास के अंदर मैंने कुछ एसिडिटी वाले ऑर्डर जो थे मैंने एसिडिटी का जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। आज मैं उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैं तुम लोगों को कुछ ऑर्डर बताऊंगा एसिडिटी के। तो वन बाय वन आप देखते हुए चलना एसिडिटी का ऑर्डर किस तरीके से वेरी करता है। एसिडिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है। कुछ कंपाउंड्स के अंदर हम एसिडिटी का ऑर्डर के बारे में हम बात करेंगे, एक एक करके समझेंगे चीज़ों को, ठीक है, फिर चलते हुए चलेंगे, ठीक है। एक चीज़ और आप ध्यान रखना, एसिडिटी कब बढ़ती है आपको ये पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिटी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होता है वो घटती कब है, जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो ग्रुप होते हैं ना उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करैक्टर अगर बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, घटेगी, और डेंसिटी घटेगी तो एसिडिटी का करैक्टर क्या होगा, यहाँ पर बढ़ेगा। ये टर्म हमने यहाँ पर ये बात की है कंपोनेंट के अंदर। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपस में कंपैरिजन करें तो कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरह काम करेगा। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का मतलब यहाँ पर ये माइनस आई इफेक्ट के बारे में बात करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो उसमें एक ऑर्डर लिख रखा है, पहला ऑर्डर है फिनाइल, फिनाइल मतलब बेंजीन का वाला, ठीक है, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, जो डेंसिटी घटाने का काम करते हैं। उसके बाद में आयोडीन है, उसके बाद में ब्रोमीन है। अगर एक एसिड पे क्लोरीन जुड़ा हुआ, एक एसिड पे आयोडीन जुड़ा हो तो क्लोरीन वाले की एसिडिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। ये फ्लोरीन, साइनाइड, NO2, CF3, इधर से इधर आने पर माइनस आई जो इफेक्ट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और ये जब जुड़ेंगे तो कॉमन सी बात है एसिडिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, ठीक है, एसिडिटी क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। अब वन बाय वन ऑर्डर आप देखते हुए चलना, कुछ पर्टिकुलर अलग अलग कॉन्सेप्ट, उन कॉन्सेप्ट को मैं समझाते हुए चलता हूँ। पहला ऑर्डर देखना, पहला ऑर्डर मेरे पास में एक है फॉर्मिक एसिड, एक मेरे पास में है एसिटिक एसिड, और एक है मेरे पास में प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। तो इनके एसिडिटी का ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा कि इधर से इधर जाने पर एसिडिटी करैक्टर बढ़ रहा है, क्योंकि देखो इधर से इधर जाने पर एसिडिक करैक्टर बढ़ नहीं रहा, सॉरी घट रहा है, ठीक है, घट रहा है। क्यों घट रहा है, क्योंकि सर देखो यहाँ पर CH3 जो है वो प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह वर्क करता है, ये भी प्लस आई इफेक्ट। और हमें ये पता है कि इथाइल कंपोनेंट का प्लस आई जो है वो ग्रेटर देन होता है किससे, मिथाइल वाले से। तो इधर से इधर जाने पर कंपोनेंट के अंदर क्या कह रहा है, जैसे ही साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीज होगा, ठीक है, तो प्लस आई इंक्रीज होगा, और प्लस आई अगर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इंक्रीज होगी तो कॉमन सी बात है एसिडिटी का करैक्टर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। पहला ऑर्डर था ये, ध्यान रखना अपने, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये CH3 ये इस तरीके से। अगला ऑर्डर देखना, नेक्स्ट ऑर्डर क्या हमारे पास में कंपोनेंट की अगर मैं बात करूँ तो CH3 COOH, दूसरा Cl CH2 COOH, तीसरा Cl CHCl COOH। समझ गए होंगे आप अच्छे से, मुझे पता है, इस तरीके से, ठीक है, कंपोनेंट के अंदर। अब आप देखो कि सर यहाँ पर इनका एसिडिटी ऑर्डर ये इस तरीके से बढ़ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर ये प्लस आई वाला है, ठीक है, यहाँ पर ये माइनस आई, यहाँ पर 2 माइनस आई, यहाँ पर कितने हैं 3 माइनस आई इफेक्ट वाले कंपोनेंट है, ठीक है। तो इधर से इधर जाने पर
क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज होगा तो कंपोनेंट के अंदर माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा, और माइनस आई अगर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो घट जाएगी, और एसिडिटी का करैक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर ये हो गया हमारे पास में। नेक्स्ट देखो भाई क्या हमारे पास में हो, तो 1 बाई 1 कॉन्सेप्ट को समझे, फिर भी कोई डाउट है तो क्लियर करें अपने, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हम नेक्स्ट किसकी बात कर रहे हैं, अलग जो हमारे पास में जो टर्म है वो है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्डर, एक मेरे पास में है ICH2COOH, एक मेरे पास में BrCH2COOH, एक है ClCH2COOH, और एक है FCH2COOH। और हमें पता है कि -I का जो ऑर्डर है हैलोजन में वो क्या है, सबसे स्ट्रॉन्ग -I मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो ग्रुप होगा यहाँ पर वो कौन होगा, फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, और सबसे कम किसका, आयोडीन का। तो वही चीज़ें यहाँ पर हो रही, तो एसिडिटी करैक्टर इधर से इधर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि इधर से इधर जाने पर हैलोजन जो कंपोनेंट हैं उनका -I जो इफ़ेक्ट है वो इंक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि ये सारे के सारे कैसे हैं, विड्रॉइंग वाले हैं। बस करैक्टर क्या देखना है कि किसका कम और किसका ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर घटेगी तो एसिडिटी का ऑर्डर जो है यहाँ पर एसिडिटी का ऑर्डर जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्डर ये हो गया। अब अगला ऑर्डर देखो हमारे पास में क्या है, ठीक है। अगला ऑर्डर है, एक हमारे पास में है ये वाला CH3 CH2 CH Cl COOH, दूसरा है CH3 CH Cl CH2 COOH, तीसरा है CH2 Cl CH2 CH2 COOH। अब ये देखो हमारे पास में ये अल्फ़ा कार्बन, ये यहाँ पर बीटा पे, क्योंकि कार्बोनाइल से जुड़ा हुआ कार्बन जो होता है ना वो अल्फ़ा कार्बन होता है, उससे अगले वाला बीटा है, और ये किस पे हो गया, गामा पे, ठीक है। अब ये सारे ग्रुप में जुड़ा हुआ तो क्या है, -I वाला ही है, मतलब कॉमन सी बात है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है। पर इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो अगर पड़ेगा -I का, वो अल्फ़ा कार्बन वाले का पड़ेगा, उसके बाद में बीटा वाले का, उसके बाद में गामा वाले का। मतलब कॉमन सा टर्म ये कह रहा है कि सर यहाँ पर इधर से इधर जाने पर जैसे Cl का डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो उसका माइनस इफ़ेक्ट जो है वो घटेगा, और माइनस इफ़ेक्ट घटने का मतलब कंपोनेंट का एसिडिटी का जो करैक्टर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज, क्योंकि जो जितना नज़दीक होगा उसका इन्फ्लुएंस कार्बोक्सिलिक पे सबसे ज़्यादा होने वाला है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा एसिडिक ये वाला, उसके बाद में ये, और सबसे कम ये वाला, क्योंकि डिस्टेंस अगर बढ़ता है तो -I इफेक्ट जो है वो घटता है, और -I घटेगा तो कॉमन सी बात है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो इन्फ्लुएंस है वो भी डिक्रीज होगा, और तो कंपोनेंट की एसिडिटी जो है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा ऑर्डर, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास में जो है, नेक्स्ट ऑर्डर देखो हमारे पास में क्या है, नेक्स्ट है ये फॉर्मिक एसिड, ये बेंजोइक एसिड, और ये CH3COOH, ठीक है। पर यहाँ पर क्या कह रहा है कि सर यहाँ पर ये जो भाई साहब है ना फिनाइल, होता तो -I वाला है, पर यहाँ पर इन दोनों के अंदर इसका -I जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, स्ट्रॉन्ग है कार्बोनाइल का, किसके कंपेयर में, फिनाइल के कंपेयर में इसका जो है -I इफेक्ट क्या होगा, स्ट्रॉन्ग है। तो तो ये भी -I करता है, पर यहाँ पर ये जो ग्रुप है ये +I करता है। तो कॉमन सी बात है यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं है, तो एसिडिटी सबसे ज़्यादा इसकी होगी, फिर इसकी, क्योंकि इधर से इधर जाने पर कंपोनेंट के अंदर -I से +I की तरफ जो कॉन्सेप्ट है वो क्या करता है,
मूव करता है। और यहाँ अगर मूव करेगा तो कॉमन सी बात है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ती है तो एसिडिटी का ऑर्डर जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एसिडिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, क्योंकि ये भाई साहब होते तो विड्रॉइंग है, तो इसका माइनस आई जो स्ट्रॉन्ग है, ये माइनस आई वाला है, ये क्या प्लस आई वाला है, तो इसकी डेंसिटी बढ़ेगी और ये घटाने का काम करता है। पर कॉमन सा टर्म क्या कह रहा है कि सर यहाँ पर ये ग्रुप का जो माइनस आई इफेक्ट है ना वो इसके कंपेयर में क्या है, ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये भी किसकी तरह काम करेगा, एज ए डोनर वर्क करेगा। तो डोनर मतलब यहाँ पर ये भी पार्शियली पॉजिटिव प्लस आई इफेक्ट शो कर देगा, और प्लस आई अगर इफेक्ट शो करेगा तो कंपोनेंट के अंदर इसकी डेंसिटी बढ़ेगी, पर ये इसके कंपेयर में कम डेंसिटी शो करेगा। ठीक है, तो इसका एसिडिटी करेक्टर जो है वो भी क्या हो जाएगा, इसके कंपेयर में इसका एसिडिटी करेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये बात की हमने इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारे पास में ऑर्डर क्या है। नेक्स्ट है एक ध्यान रखना हमारे पास में कंपोनेंट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये ग्रुप और ये ग्रुप, ये करते तो क्या है, माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो माइनस आई इफेक्ट अगर शो करेंगे तो कॉमन सी बात है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेंगे, घटाएंगे। तो एसिडिटी का ऑर्डर जो है वो क्या होगा, यहाँ पर इंक्रीज होना चाहिए, पर ऐसा यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि जब यहाँ पर इनमें से कोई भी ग्रुप जब जुड़ता है कार्बोनाइल से, मतलब कार्बोक्सिलिक कंपोनेंट से, तो यहाँ पर ये एज ए डोनर क्या करेगा, वर्क करेगा, और डोनर वर्क करने की वजह से कंपोनेंट के अंदर रेजोनेटिंग करैक्टर आएगा। रेजोनेटिंग करैक्टर आएगा तो स्टेबिलिटी करैक्टर भी बढ़ेगा, डेंसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो वहाँ पर इसकी जो एसिडिटी इंक्रीज होनी चाहिए थी वो इंक्रीज ना होकर के क्या होती है, डिक्रीज वाली प्रॉपर्टी क्या करता है, कंपोनेंट वेरी करता है। ये पॉजिटिव देने वाला CH डबल बॉन्ड C, ये O का नेगेटिव और ये OH, वापस से ये बॉन्ड यहाँ से ये यहाँ पर, तो मतलब कहीं ना कहीं कंपोनेंट ये जो कार्बन होते हैं ये क्या है, sp2 हाइब्रिड है, और हायर क्या होते हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी वाले होते हैं। ठीक है, और हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के साथ में जुड़े होने की वजह से कंपोनेंट का जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी करैक्टर जो है वो इंक्रीज होता आता है। वैसे विड्रॉइंग है, विड्रॉइंग करैक्टर शो करने चाहिए थे, पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो कंपोनेंट का एसिडिटी करैक्टर जितना ज़्यादा होना चाहिए था उतना ना होकर के क्या होगा, लोअर करैक्टर क्या करेगा, ये वेरी करेगा कंपोनेंट के अंदर। तो ये बात करी हमने इसके साथ में टर्म को लेकर के। अब यही चीज़ अगर मैं एरोमेटिक कंपाउंड में देखूं, यही चीज़ अगर कॉन्सेप्ट मैं किस में लगा के देखूं, एरोमेटिक कंपाउंड में अगर मैं एसिडिटी ऑर्डर देखता हूं, तो आपको क्या याद रखना है, वही सिंपल टर्म, कार्बोक्सिलिक में एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो एलिफेटिक कॉन्सेप्ट है ना, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, अगर डोनेटिंग ग्रुप है, अगर ये जुड़ता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, ठीक है, अगर डोनेटिंग ग्रुप अगर है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो कंपोनेंट की एसिडिटी का जो करैक्टर है वो घट जाएगा। और यहाँ पर यही अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो करैक्टर है वो डिक्रीज होगा, तो कंपोनेंट की एसिडिटी जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और एक चीज़ यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, ऑर्थो जो ग्रुप होते हैं, ऑर्थो ग्रुप पे कुछ भी जुड़ा हुआ हो, ऑर्थो ग्रुप पे चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जुड़ा हुआ हो चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन से डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जुड़ा हुआ हो तो वहाँ पर कंपोनेंट की एसिडिटी, कुछ भी जुड़ा हो पर एसिडिटी हमेशा ऑर्थो ग्रुप की एसिडिटी जो होगी वो क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, हायर होगी। उसके पीछे जो रीज़न है, ऐसा क्यों, बिकॉज कभी रीज़न आए तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टेरिक फैक्टर और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन और स्टेरिक फैक्टर होने की वजह से दो कॉन्सेप्ट लिखने, ऑर्थो वाले की एसिडिटी
हमेशा ज़्यादा होगी, चाहे उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, चाहे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाला ग्रुप जुड़ा हुआ हो, चाहे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाने वाला, एसिडिटी हमेशा क्या होगी उसकी ज़्यादा होगी। एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना ऑर्थो वाले की, तो उस बढ़ने की वजह से एसिडिटी क्या होगी, करेक्टर ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर इस लगने वाले हम इफ़ेक्ट को, उस इफ़ेक्ट्स को इट्स कॉल्ड क्या बोलते हैं, ऑर्थो इफ़ेक्ट के नाम से जानते हैं। तो कोई पूछे कि ऑर्थो की कार्बोक्सिलिक कंपोनेंट के अंदर ऑर्थो पोजीशन की डेंसिटी ज़्यादा क्यों होती है, तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट होता क्या है कि जहाँ पर कंपोनेंट की ऑर्थो पोजीशन की जुड़ने की वजह से उसका स्टेरिक फैक्टर और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की प्रॉपर्टी क्रिएट होने की वजह से उसका एसिडिक करैक्टर जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। चाहे कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो चाहे डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो या वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो वहाँ पर कंपोनेंट की डेंसिटी जो है वो क्या होगी, वहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात की हमने इसके अंदर। तो इसका एक छोटा सा ऑर्डर में बता देता हूँ आपको एक एग्जांपल के तौर पे, ज़्यादा कुछ देर नहीं रखा है, फिर भी बता देता हूँ आपको। देखो, ठीक है, देखो ये बेंजोइक एसिड है के साथ में है कंपोनेंट के अंदर OCH3, ये बेंजोइक एसिड, और ये है NO2। इसका नाम है पैरामिथोक्सी बेंजोइक एसिड। इसका नाम सब जानते हो, बेंजोइक एसिड। इसका नाम हमारे पास में है पैरानाइट्रो बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब हमें ये देखना है यहाँ पर, अब देखो ये जो भाई साहब है ना, ये वाला जो ग्रुप है, ये ग्रुप शो करता है +R इफेक्ट। 11th क्लास में आपने रेजोनेटिंग इफेक्ट पढ़ा होगा। ठीक है, ये ग्रुप शो करता है -R इफेक्ट। ठीक है, एक +R इफेक्ट, दूसरा क्या हमारे पास में -R इफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो। अब आप देखो +R वाला जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। ठीक है, और -I वाला जो R वाला है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा। और यहाँ कोई ग्रुप है नहीं, तो कॉमन सा टर्म क्या होगा कि इधर से इधर जाने पर, इधर से इधर जाने पर +R से टू -R क्या कर रहा है, फैक्टर वर्क कर रहा है। अगर फैक्टर वर्क करेगा तो कंपोनेंट की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर डिक्रीज होगी तो कॉमन सी बात है इनकी एसिडिटी का करैक्टर क्या हो जाए, इंक्रीज। मतलब सबसे ज़्यादा एसिडिटी इस वाले की और सबसे कम इस वाले की, क्योंकि इधर से इधर जाने पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो ग्रुप करैक्टर है, ग्रुप जो करैक्टर है वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। इसलिए यहाँ पर एसिडिटी का करैक्टर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज कंपोनेंट में वेरी हो रहा है। ठीक है, ये बात की हमने इसके अंदर। तो ये एसिडिटी के जितने भी कॉन्सेप्ट थे ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं बात करता हूँ इसकी बची हुई। ये हमने वो बात की जहाँ पर क्लीवेज होता है O और H के बीच वाले टर्म को लेकर के। अब हम बात करेंगे जहाँ पर नेक्स्ट जो है वो है C और OH के बीच की क्लीवेज के बारे में। अब इसके बारे में बात करेंगे, इसके बारे में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देखो नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट देखो नेक्स्ट टर्म हमारे पास में जो यहाँ है वो है रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ COH के बीच का बॉन्ड। ठीक है, उसमें हमारे पास में फर्स्ट रिएक्शन देखते जाना बस। अब फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड के बारे में बात करें। ठीक है, देखो फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड में क्या है, कंडीशन याद रखना, दो कार्बोक्सिलिक एसिड कंपोनेंट की रिएक्शन, एसिटिक एसिड है की रिएक्शन एसिडिक मीडियम विद हीटिंग कंडीशन, या दूसरी कंडीशन क्या है, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड
या हीटिंग कंडीशन में अगर इसको डिहाइड्रेट कर देते हैं हम, किसको, एसिटिक एसिड को, तो बनने वाला कंपोनेंट क्या होगा, CH3, C डबल बॉन्ड में O, C डबल बॉन्ड में O, CH3, H2 क्या हो गया बाहर, नाम आया इथेनोइक एनहाइड्राइड। इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन कन्वर्जन के हिसाब से कि एसिटिक एसिड से एनहाइड्राइड बनाना है। सेकेंड कंडीशन एस्ट्रिफिकेशन। एस्ट्रिफिकेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, फिशर स्फीयर एस्ट्रिफिकेशन। फिशर स्फीयर एस्ट्रिफिकेशन, ठीक है। तो फिशर स्फीयर एस्ट्रिफिकेशन में देखो किस तरीके से रिएक्शन वेरी करती है कंपोनेंट के लिए। एक सिंपल रिएक्शन मैं लिख देता हूँ एस्ट्रिफिकेशन की। ये कार्बोक्सिलिक है, ये अल्कोहल है, ये मिनरल एसिड है, कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में हीटिंग, कई बार H पॉजिटिव लिखा सकता है, नो प्रॉब्लम। वाटर क्या हो गया, बाहर हो गया, C डबल बॉन्ड में O, OR-H2O, क्या बन गया, एस्टर बन गया। वही चीज़ अगर मैं दूसरी फिशर स्फीयर एस्ट्रिफिकेशन की बात करूं तो CH3, CH2, C डबल बॉन्ड में OH, नाम है प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। ये है फिशर स्फीयर। यहाँ हमने ले लिया इथेनॉल, क्या ले लिया हमने, इथेनॉल, किसकी प्रेजेंस में, कंसनट्रेट H2SO4 और हीट की प्रेजेंस में। वाटर क्या हो गया हमारे पास में बाहर, क्या बना, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड में O, C2H5 और नाम आया इथाइल प्रोपेनोएट और वाटर क्या हो गया बाहर, ठीक है, ये बाहर हो गया वाटर। अब मैं बात करूँ इसकी मैकेनिज़्म की, मैकेनिज़्म और देखना इसका मैकेनिज़्म किस तरीके से वेरी करता है। मैकेनिज़्म देखना इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार 3 नंबर में आ सकता है मैकेनिज़्म, देखो, ठीक है। एक बाय वन स्टेप क्या करता हूँ मैं समझाता हुआ चलता हूँ, तो देखते जाना मैकेनिज़्म का टर्म, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमने लिया ये कार्बोक्सिलिक, ठीक है, लोन पेयर है, दोनों पे हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस है, एसिडिक मीडियम लिया, ये लोन पेयर भाई साहब यहाँ अटैक कर देगा, ठीक है। ये RC, ये OH आते ही यहाँ कमी हो गई, पॉजिटिव आ गया, ये OH, ठीक है। यहाँ पर अब क्या होगा, अब यहाँ पर हम एडिशन कर देंगे एल्कोहल का, ये एल्कोहल है ROH, ठीक है। तो कहाँ अटैक करेगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक साइड कौन सी है, कार्बोनाइल की, ये है यहाँ अटैक, तो ये यहाँ आ जाएगा, हाँ या ना। जैसे यहाँ आएगा तो क्या बनेगा, RC, ऊपर क्या आ गया OH, ठीक है। नीचे क्या है, ये OH जो है ये नीचे लगा दिया मैंने यहाँ पर, ये ऊपर चला गया, यहाँ मैंने जोड़ दिया एल्कोहल, ये H, ये डेफिशिएंट हो गया तो चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अब इसके जो लोन पेयर हैं तो मैं क्या करवाऊँ, ये इंटरमीडिएट बन गया, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, ठीक है। अब मैं क्या करवाऊँ, प्रोटॉन ट्रांसफ़र कर दूँ, प्रोटॉन ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ, ये अगर यहाँ अटैक करता है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको, क्योंकि डेफिशिएंट है ना ऑक्सीजन, तो उसको ट्रांसफ़र कर देगा, तो डेफिशिएंट को ट्रांसफ़र करते क्या बना, RCOH हो गया ये, और ये आया मेरे पास में OH2 हो गया, और ये हो गया डेफिशिएंट, OH2 पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो वाटर निकालना था। अब आप देखो यहाँ पर ये लोन पेयर जैसे यहाँ शिफ्ट होगा तो वाटर क्या हो जाएगा, एज ए गुड लिविंग ग्रुप वाटर क्या हो जाएगा हमारे पास में बाहर, तो वाटर बाहर हो गया, और जैसे वाटर बाहर होगा तो क्या बनेगा,
C डबल बॉन्ड में O, ये पॉजिटिव आ गया, OR। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर एसिड जिस फॉर्म में डाला गया था उसी फॉर्म में क्या करना, अपने को बाहर निकालना है। तो ये ऑक्सीजन डेफिशिएंट है, तो H जो अपना इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देगा, O को, या O उससे ले लेगा, या मान लो तुम खोस लेगा उससे, ऐसे। तो H पॉजिटिव क्या हो गया, रिमूव हो गया, और क्या बन गया, R C डबल बॉन्ड में O, OR, और ये बना एस्टर। आया ना। ठीक है, तो ये थी एस्टरिफिकेशन का जो प्रोसेस है, यहाँ से यहाँ तक मैंने ये मैकेनिज़्म करवाई है। तो आपको ये थोड़ी ध्यान रखनी है, एस्टरिफिकेशन का प्रोसेस क्या है, किस तरीके से ये वेरी करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई हमारे पास में है, नेक्स्ट हमारे पास में है थर्ड जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद PCl5, PCl3 एंड SOCl2। ठीक है, ये इथायोनिल क्लोराइड वाला कंडीशन है। अब आप देखना यहाँ पर सिंपल सी रिएक्शन इसकी है, कुछ नहीं करना, ये RCOOH एक एक करके बता देता हूँ। PCl5 जहाँ OH है वहाँ पर Cl लगाना है, Cl, POCl3 प्लस में H2O, बैलेंस है एकदम कंप्लीट रिएक्शन। तो कार्बोक्सिलिक से क्या बन गया, असाइल क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है PCl3, तो 3 मॉलिक्यूल, तो जहाँ 3 OH है वहाँ पर 3 Cl ले आना, ये एक्सचेंज कर लेना आप 3 वाली कंडीशन में। तो 3RCOL और ये बन गया H3PO3। ठीक है, वही चीज़ें अगर मैं कहाँ कर दूँ, नेक्स्ट में देखो RCOOH, तो SOCl2, वही क्या नाम आया हमारे पास में कंपोनेंट के अकॉर्डिंग, थायोनिल क्लोराइड। तो क्या आएगा, RCOOClSO2HCl, और वही चीज़ क्या आएगी यहाँ पर, एसाइल क्लोराइड की। तो ये रिएक्शन ये थी नेक्स्ट। ठीक है, तो ये तीनों के साथ में जब रिएक्शन करेगा तो OH की जगह क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। नेक्स्ट देखो हमारे पास में क्या है, नेक्स्ट रिएक्शन विद अमोनिया, रिएक्शन विद अमोनिया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, रिएक्शन विद अमोनिया की अगर हम बात करें कंपोनेंट के अंदर, तो क्या है, देखते जाना एक एक करके क्या रिएक्शन वेरी करता है अमोनिया के साथ में। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है जहाँ पर कार्बोक्सिलिक कंपोनेंट को हम अमाइड में चेंज करते हैं रिएक्शन विद अमोनिया के साथ में। तो देखना, पहला है CH3COOH, नाम आप ऑलरेडी इनके जानते हैं तो मैं नाम नहीं लिखूँगा। एसिटिक एसिड अमोनिया के साथ में रिएक्शन करवाई, एसिड बेस जब आपस में रिएक्शन करेगा तो भाई बनेगा साल्ट, इसका नाम है अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट। ठीक है, और फिर इसको कर लेंगे हीटिंग, स्ट्रॉन्ग हीटिंग का के साथ में वाटर हो जाएगा बाहर, क्या बन जाएगा, CH3CONH2, तो आया एसिटामाइड। वही चीज़ नेक्स्ट देखो एरोमेटिक में है, ये हमारे पास में बेंजोइक एसिड है, वही अमोनिया के साथ में क्या करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे, एसिड बेस रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, COO का नेगेटिव NH4 का पॉजिटिव, नाम है अमोनियम बेंजोएट, अमोनियम बेंजोएट। फिर अंडर हीटिंग कंडीशन वाटर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, क्या बनेगा, CONH2 प्लस में H2O, बेंजामाइड, बेंजामाइड। ठीक है, ये बात की हमने इसके अंदर। और देखो एक थैलेमाइड बनाने का प्रोसीजर और हमारे पास में एरोमेटिक कंपाउंड में। ठीक है, देखते जाना स्टेप बाय स्टेप। ये मेरे पास में है
थैलिक एसिड, पैथेलिक नहीं है, साइलेंट है ये, ठीक है। थैलिक एसिड कंपोनेंट की रिएक्शन वही 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के साथ में करवानी है आपको, ठीक है। अंडर हीटिंग कंडीशन क्या आएगा, बेंजीन COO का नेगेटिव NH4 का पॉजिटिव, COO का नेगेटिव NH4 का पॉजिटिव, अमोनियम थैलेट आ गया, ठीक है। इनके नाम याद रखने की तो नहीं है, वैसे मैंने बता दिया, अमोनियम क्या आ गया, थैलेट आ गया। फिर इसका अंडर हीटिंग कंडीशन पे वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर ऊपर से एक वाटर नीचे वाले से निकलेगा, तो ये अपने आप को चेंज कर लेगा, किस में, ये चेंज हो गया इसके अंदर, हो गया ना कंपोनेंट के अकॉर्डिंग। इसको बोलते हैं थैलेमाइड, ठीक है। एक एमाइड होता है, एक इमाइड होता है, ये होता है थैलेमाइड। अब थैलेमाइड में चेंज करना है तो क्या करेगा, ये वाटर, इसका एक जो H है अमोनिया का, ये वाला H मैं लगा देता हूँ यहाँ पर, तो ये अमोनिया जो है बाहर हो जाएगा अंडर हीटिंग कंडीशन में, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करवानी है, और क्या जुड़ जाएगा, ये आपस में दोनों जुड़ जाएंगे, क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड में O, C डबल बॉन्ड में O, और ये NH बना कि नहीं बना, और ये नाम आया थैलेमाइड, ठीक है। तो ये बात करी हमने इसके अंदर इसकी रेजोनेटिंग करैक्टर की। अगर मैं बात करूं तो किस तरीके से रिएक्शन वेरी करेगी उस टर्म के अकॉर्डिंग हमने बात किया। तो अगर थैलिक एसिड को अगर मुझे थैलेमाइड में चेंज करना, तो एसिड और बेस के साथ में रिएक्शन करनी, तो साल्ट का फॉर्मेशन तो होगा ही होगा, और अंडर हीटिंग कंडीशन के दौरान डिहाइड्रेशन वेरी करता है, और डिहाइड्रेशन वेरी करता है तो फिर अंदर और स्ट्रॉन्ग, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर कंडीशन हम डाल देंगे हीटिंग की, तो वहाँ पर अमोनिया क्या होगा, गैसेस फॉर्म में क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो ये बात की हमने इसके अंदर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास में है रिएक्शन इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप, ठीक है, COOH ग्रुप, ठीक है, जहाँ पर COOH ग्रुप कंप्लीट ग्रुप क्या कर रहा है, रिएक्शन में इन्वॉल्व कर रहा है। उसका पहला टर्म हमारे पास में है रिडक्शन, मतलब हाइड्रोजन का एडिशन। तो देखो कार्बोक्सिलिक है, और कार्बोक्सिलिक को रिड्यूस करवाने के लिए हमारे पास में क्या डालना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विद ईथर, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन में डालना है हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। इसमें कई बार डाइबोरेन भी डाल देते हैं, पर एक चीज़ जरूर ध्यान रखना, यहाँ पर सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है ना, वो इसको रिड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में ही कार्बोक्सिलिक कंपोनेंट जो है वो चेंज हो जाएगा किसके अंदर, एल्कोहल में। क्या बनाएगा ये, एल्कोहल, ठीक है, और ये आया कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास में, तो रिडक्शन का ही हो गया। अब आर आपकी मर्जी है क्या लेना आपको, ठीक है। सेकंड कंडीशन है डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, या दूसरा नाम है साइंटिफिक कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन की मैं बात करूं तो इस तरीके से वेरी करेगा। तो देखो हमारे पास में क्या टर्म है, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, इंपॉर्टेंट टर्म है, सिंपल सा है। देखो सोडा लाइम की प्रेजेंस में ये है सोडियम एल्केनोएट, सोडियम एल्केनोएट है, ये सोडियम और ये कंडीशन डाल दी CO, इन दोनों का मिक्सर ये जो होता है वो सोडा लाइम कहलाता है, NaOH प्लस में CO का। और किस रेशो में डालना है, 3:1 में ऐड करना है अंडर हीटिंग कंडीशन, ठीक है। क्या बनेगा, RC डबल, ये टर्म क्या आया, एक तो बना RH, ये पूरा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। देखो RH बचा, प्लस में Na2CO3 बाहर हो गया। तो यहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन करवाना है कार्बोक्सिलिक से, तो आपको डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करवानी होगी, ठीक है, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू। तो ये बात करी हमने, सेकंड टर्म हो गया हमारा। नेक्स्ट है, अगर हम बात करें तो नेक्स्ट रिएक्शन हम बात करें तो यहाँ पर है
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द हाइड्रोकार्बन्स पार्ट, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द हाइड्रोकार्बन पार्ट। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द हाइड्रोकार्बन पार्ट की मैं बात करूं तो किस तरीके से रिएक्शन वेरी करेगी, तो देखते जाना भाई टर्म क्या क्या कह रहा है हमारे पास में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द हाइड्रोकार्बन पार्ट वाले टर्म के अकॉर्डिंग। पहला टर्म इसमें क्या हो रहा है कि कार्बोक्सिलिक कंपोनेंट से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है ना, वो रिएक्शन क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। और उसका फर्स्ट टर्म है हैलोजिनेशन, या एक वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको बोलते हैं हम हेल वोल्हार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन। ज़ेलेंस्की रिएक्शन, हेल वोल्हार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन की मैं बात करता हूँ, ठीक है, जिसका शॉर्ट फॉर्म कई बार एच भी आ जाता है, HBZ रिएक्शन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। कैसी होती है, सिंपल सी रिएक्शन है, देखना आप तो सिर्फ R, ठीक है, ये अल्फा कार्बन पकड़ लेना, अल्फा कार्बन का है ये COOH, कार्बन जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा, अल्फा कार्बन पे मिनिमम एक अल्फा H होना ज़रूरी है, अल्फा H भी होना चाहिए। की रिएक्शन करवा दें हम किसके साथ में, X2 यहाँ पर X क्या हो सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन में से कोई भी लेना, ठीक है। रेड फास्फोरस कंडीशन है, और सेकंड कंडीशन क्या है इसकी, हाइड्रोलाइसिस वाली। तो क्या करना है, RCH, जहाँ H है वहाँ X आ जाएगा, COOH, H जो है एक X जोर बच गया, HX फॉर्म में क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो ये आया अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। और आप यहाँ पर तब तक भी करवा सकते जब तक ये सारे एच ख़त्म ना हो जाए। तो मैंने तो एक स्टेटमेंट करवाया जहाँ पर एक ही अल्फा जो मैंने हेलोजन जोड़ा है, आप दो भी जुड़ सकते हैं क्योंकि एक एच और है। अगर सारे तीन अगर एच होते तो थ्री टाइम्स क्या करती है यहाँ पर, हेल वोल्हार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन क्या करती है यहाँ पर, पार्टिसिपेट करती। तो ये बात की हमने HBZ रिएक्शन की। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ध्यान रखना इसका, ठीक है। अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है, X2 के साथ में रिएक्शन होती है रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, और सेकंड है हाइड्रोलाइसिस वाला कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में है यहाँ पर इसकी सेकंड टर्म है, वो है रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अभी हमें पता है कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप होते हैं वो विड्रॉइंग होते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, -R -I इफेक्ट शो करते हैं। तो ये कैसे होंगे, मेटा डायरेक्टिंग होंगे, ठीक है। और इसी वजह से इनको हम डीएक्टिवेटिंग ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इनको, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नाम होकर के कैसे डायरेक्टिंग होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग वाली प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो इनकी रिएक्शन देखो, सिंपल सी रिएक्शन है, ये बेंजोइक एसिड है। तो दो रिएक्शन देखना, फर्स्ट है कंसनट्रेट नाइट्रेशन वाली SNO3 प्लस में कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में क्या बनेगा, नाइट्रो जो ग्रुप है वो कहाँ जुड़ेगा, मेटा पे पोजीशन पे, तो मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड बना। सेकंड है ब्रोमिनेशन, Br2 प्लस में FeBr3 की प्रेजेंस में कहाँ जुड़ेगा, वही मेटा पे, तो मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। ये क्या बना, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, ठीक है। ये बात की हमने इसके अंदर कंपोनेंट को लेकर के। अब यहाँ पर एक रिएक्शन और है, एक नोट आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ। नोट क्या है कि बेंजोइक जो एसिड है डू नॉट अंडरगोज फिडल क्राफ्ट रिएक्शन, मतलब बेंजोइक एसिड फिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं। उसके पीछे रीजन है बिकॉज कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, पहली बात।
क्योंकि यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट में ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट बनते हैं और ये कैसे हैं, मेटा डायरेक्टिंग है, इसलिए एक तो ये इसलिए नहीं देता। दूसरा, एंड द कैटलिस्ट जो इसमें डलता है क्या है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, जो एक लुईस एसिड की तरह वर्क करता है, वो इसके साथ में क्या कर लेता है, बॉन्ड कर लेता है, क्योंकि एसिड का एसिड में सोल्यूशन हो जाता है, बॉन्डेड टू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, टू द कार्बोक्सिल ग्रुप। तो सेम नेचर होने की वजह से आपस में मिक्स भी हो जाते हैं। और दूसरी बात, ये जो ग्रुप होता है वो डीएक्टिवेटिंग होता है, इस वजह से यहाँ पर बेंजोइक जो एसिड है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं। और रही बात इनके यूज़ की, इनका यूज़ जो है, जैसे फॉर्मिक एसिड का अगर मैं यूज़ की बात करूं तो इनका रबड़ इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, लेदर इंडस्ट्री में और इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो इंडस्ट्रियाँ होती हैं उनमें यूज़ होता है। इथेनोइक एसिड का यूज़ हम विनेगर या फूड जो सोल्यूशन होता है वो एज ए फूड फैक्ट इंडस्ट्री के अंदर क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। जैसे ना खट्टा मीठा आम खाते हो ना आप, एक टॉफ़ी आती है, ठीक है, वो टॉफ़ियाँ बनाने में। इसके अलावा बेंजोइक एसिड का यूज़ हम परफ्यूमरी, सिंथेटिक परफ्यूम आते हैं जो डीओ वगैरह यूज़ करते हो। इसके अलावा इसका एक मेन कंपोनेंट है सोडियम बेंजोएट, जो क्या होता है, ब्रेड वेरेड, अचार, मुरब्बा जो होता है उनको प्रिजर्व करने के लिए भी क्या करते हैं, हम इसका यूज़ करते हैं। तो मतलब सोडियम बेंजोएट जो होता है वो फूड प्रिजर्वेटिव की तरह भी क्या करता है, वर्क करता है। तो ये भाई, ये जो चैप्टर था ये फिनिश हो गया है, ठीक है। अब मैं कल से जो है वो रिवीजन स्टार्ट करूँगा तुम लोगों का, जो भी 7-8 दिन है अपना खुद से भी पढ़े, ठीक है ना। उतना तो नहीं हो पाएगा ना, तो मैं नेमिंग रिएक्शन करवाऊँगा, जो मेन टॉपिक है बेसिसिटी ऑर्डर समझा दूंगा अमाइंस का, ठीक है। रिएक्शन तो आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं नेमिंग पढ़ा दूंगा, अमाइंस की बेसिसिटी ऑर्डर ये सब पढ़ा दूंगा मैं, कोऑर्डिनेटर की आईपीएससी पढ़ा दूंगा मैं, ठीक है। जो चीज़ें हो पाएंगी शॉर्ट फॉर्म के अंदर। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ में, जो भी शायद पी करवाऊँ या सॉलिड स्टेट करवाता हूँ तो उस अकॉर्डिंग करेंगे। तो ये अपना ऑर्गेनिक जो है वो फिनिश हो गया आज। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, बाय।